आज हम एक ऐसे गेम चेंजिंग साइबर खतरे की गहराई में जा रहे हैं जिसने सचमुच भारत सरकार के उच्चतम स्तर पर आपातकालीन बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। मतलब वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक और हमारी टॉप साइबर सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को अचानक एक ही कमरे में बैठना पड़ा। आखिर ऐसा कौन सा डिजिटल तूफान आ रहा है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद को ही हिला सकता है? चलिए सीधे इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। 27 साल, जी हाँ 27 साल, ये कोई छोटा समय नहीं है। लगभग 3 दशकों तक दुनिया के कुछ सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कोडिंग आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ही गहरी और खतरनाक खामियां पूरी तरह से छिपी रही। सबसे बेहतरीन इंसानी दिमाग, टॉप साइबर एक्सपर्ट्स, कोई भी इतने सालों तक इन कमजोरियों को नहीं पकड़ पाया। ये लेगेसी कोड का कर्ज एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है कि जिस डिजिटल दीवार के भरोसे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं, उसमें इतने लंबे समय से दरारें थीं और किसी को भनक तक नहीं थी। और इस बड़े रहस्योद्घाटन के पीछे है माइथोस। ये एंथ्रोपिक के प्रोजेक्ट ग्लासविंग का एक बहुत ही एडवांस्ड एआई मॉडल है। देखिए, ये कोई आम सॉफ्टवेयर या कोई रेगुलर चैटबॉट नहीं है। साइबर सुरक्षा की दुनिया में ये खतरे का एक बहुत बड़ा सायरन है, क्योंकि ये एक ऑटोनॉमस यानी खुद ब खुद काम करने वाला वल्नरेबिलिटी हंटर है। ये पुराने लेगेसी आर्किटेक्चर को इस तरह से समझता है जैसे कोई इंसान नहीं समझ सकता। ये पूरी तरह से इस बात की क्रांति ला रहा है कि सिस्टम्स में दशकों से अदृश्य रही खामियों को कैसे खोजा जाए। इस पैराडाइम शिफ्ट को समझने के लिए जरा पुराने तरीकों और आज की तकनीक की तुलना करते हैं। ऐतिहासिक रूप से एक भी बग खोजने के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी मेहनत लगती थी, करोड़ों रुपए खर्च होते थे और सालों की रिसर्च लगती थी, बिल्कुल भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा काम। लेकिन माइथोस ने तो पूरा खेल ही पलट दिया है। जो काम करने में इंसानी दिमाग को महीनों या सालों लग जाते थे, ये एआई केवल कुछ साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स की मदद से पुराने और बेहद जटिल सॉफ्टवेयर की खामियों को मात्र कुछ ही सेकंड्स में बेनकाब कर देता है। कुछ ही सेकंड्स। इस टूल की रॉ कंप्यूटेशनल पावर सच में अकल्पनीय है। इसके कारनामे देखिए। पलक झपकते ही इसने मोज़िला फायरफॉक्स में 200 से ज्यादा खामियां खोज निकाली, FMMPG सॉफ्टवेयर में 16 साल पुराने बग ढूंढ निकाले और OpenBSD सिस्टम में वही 27 साल पुरानी क्रिटिकल कमियां उजागर कर दी। जिन बग्स को खोजने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां पानी की तरह पैसा बहाती हैं और दशकों का तकनीकी कचरा जमा करती हैं, वे माइथोस ने एक झटके में सामने ला दी। अब बात करते हैं खतरे की, इसके वित्तीय दाम और मार्केट असंतुलन की। मार्केट ने हाल ही में आई इन एआई छलांगों पर बहुत ही हिंसक प्रतिक्रिया दी है। याद है जब डीप सीक की खबर आई थी, ग्लोबल मार्केट में $500 बिलियन की भारी गिरावट दर्ज की गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एंथ्रोपिक के ही क्लॉड मॉडल ने IBM को अचानक $30 बिलियन का झटका दिया था। ये अप्रत्याशित आर्थिक प्रभाव रिटेल बैंकिंग और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स दोनों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन बैंकिंग लीडर्स के लिए असली खौफ कुछ और है। क्या होगा अगर माइथोस जैसा बेहद ताकतवर टूल साइबर अपराधियों के हाथ लग जाए? ये विचार ही डरावना है। वे इन पुरानी गहरी खामियों का फायदा उठाकर बिना कोई सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर किए हमारी लेगेसी सुरक्षा दीवारों को आसानी से भेद सकते हैं। ये किसी बैंक की डिजिटल तिजोरी लूटने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी वित्तीय संरचनाओं पर एक अदृश्य साइलेंट कंट्रोल हासिल कर लेने का सीधा और बहुत ही गंभीर खतरा है। और यहीं पर हमारे डिजिटल भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सबसे अहम हो जाती है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन UPI, आधार का डेटा, नेट बैंकिंग, ट्रेडिंग सिस्टम और महत्वपूर्ण सरकारी पोर्टल्स पर ही तो टिकी है। ग्राहकों के कीमती डेटा को इस तरह के ऑटोनॉमस एआई हमलों से बचाने के लिए इन बुनियादी ढांचों पर तुरंत कड़े सुरक्षा चेक लागू करने होंगे। रोजमर्रा के करोड़ों लेन देन को सुरक्षित रखना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन इस तकनीकी छलांग का सबसे खतरनाक हिस्सा सिर्फ एआई नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि एआई का नियंत्रण किसके पास है। फिलहाल माइथोस तक पहुंच बहुत ही ज्यादा प्रतिबंधित है। ये सिर्फ अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी टेक दिग्गजों और JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे कुछ चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के एक एक्सक्लूसिव ग्रुप तक ही सीमित है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि विदेशी राष्ट्र और दुनिया के बाकी देश उन साइबर कमजोरियों को देखने में पूरी तरह अंधे हैं, जिन्हें ये मुट्ठी भर विदेशी कंपनियां अब शीशे की तरह साफ साफ देख सकती हैं।
ये भारी प्रतिबंध एक बहुत ही क्रिटिकल भू राजनीतिक सवाल खड़ा करता है। ग्लोबल डेटा संप्रभुता यानी डेटा सॉवरेनिटी का क्या होगा? जब कोई विदेशी प्राइवेट एआई टूल स्वतंत्र रूप से किसी भी देश की डिजिटल कमजोरियों का नक्शा बना सकता है, तो क्या कोई देश वास्तव में अपनी डिजिटल सीमाओं को सुरक्षित कह सकता है? इस एंटरप्राइज एक्सेस को $2000 प्रति माह या उससे भी अधिक की भारी कीमत पर गेटेड रखा गया है। ऐसे में जोखिम बहुत ही वास्तविक है। विदेशी कॉर्पोरेशंस इस असंतुलित लाभ का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेक्टर में सेंधमारी या हेरफेर के लिए कर सकते हैं। यह न सिर्फ भू राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता है, बल्कि विदेशी बैंकिंग प्रणालियों के खिलाफ एआई संचालित साइबर जासूसी के दरवाजे भी पूरी तरह से खोल देता है। तो अब सवाल ये है कि इस खतरे का सामना कैसे किया जाए? हमारी रक्षा और सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए? इन ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर खतरों से निपटने के लिए बैंकिंग और सरकारी अधिकारियों को तुरंत एक 3 कदम वाला रणनीतिक रोडमैप अपनाना होगा। पहला कदम है आरबीआई और सर्ट-इन जैसी एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय अंतर एजेंसी बैठकें करना। दूसरा, वर्तमान आईटी सिस्टम की तैयारियों का बारीकी से मूल्यांकन करना ताकि पुराने कोड की कमियों को पहचाना जा सके। और तीसरा, एक जॉइंट सुरक्षा रणनीति बनाना। अब अलग थलग काम करने का समय खत्म हो चुका है। नियामकों और प्राइवेट बैंकों को एक साथ मिलकर इस मोर्चे पर लड़ना होगा। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हमें अपनी वर्तमान साइबर सुरक्षा स्थिति के बारे में एक बहुत ही कड़वे सच का सामना करना होगा। जिन डिजिटल दीवारों के पीछे हम दशकों से खुद को महफूज मानते आए हैं, उनमें दरारें पड़ रही हैं। एआई के इस नए युग में पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्थाएं सच में सिर्फ एक भ्रम साबित हो सकती हैं। तो विचार करने वाली बात यह है, क्या हम इस ऑटोनॉमस खतरे के सामने एक कदम आगे रह पाएंगे, या हम अपनी अर्थव्यवस्था की चाबियां अनजाने में ही किसी और के हाथों में सौंप चुके हैं? दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।